मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के बायोलॉजी के एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम जनन है, इसके टोटल 65 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवाल को लिया गया है और उन सभी सवालों को भी कवर किया गया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए आपके महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो सवाल क्या है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है। सभी सवाल को देखिएगा कौन कितने साल में पूछा गया, 2025 में पूछा है, 21 में पूछा है, 20 में, 18 में, 11 में, कब पूछा है, इसको ध्यान में रखते हुए देखिएगा और सभी सवाल का आप लोग सवाल धाई बताइए आंसर क्या होगा। तो पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो आपके किस में होता है दोस्तों, ब्रायोफाइलम में होता है। अगला सवाल है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है। जो सुरक्षित गर्भपात होता है भ्रूण की किस अवस्था में होता है तो आपका होता है दोस्तों ब्लास्टूला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जो पेप्टिक घाव हो सकता है क्यों हो सकता है, कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से कि लंबे समय तक भूखे रहने से। तो जो पेप्टिक अल्सर हो सकता है वो लंबे समय तक भूखे रहने के कारण हो सकता है। अगला सवाल है कि इनमें से नर युग्मक कौन है। तो नर युग्मक किसको कहा जाता है दोस्तों, जबकि अंडाणु, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब ये सब क्या है, मादा युग्मक है, जबकि जो शुक्राणु है यह नर युग्मक है। अगला सवाल है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है तो द्विखंडन जीवाणुओं में पाया जाता है। अगला सवाल है कि वर्तिका भाग है, वर्तिका किसका भाग है, तंतु का, जयांग का, अंडाशय का या पुंकेसर का। जो वर्तिका है वो आपके अंडाशय का भाग होती है। अगला सवाल है कि हाइड्रीला पाया जाता है, हाइड्रीला पाया जाता है, हाइड्रीला किस में पाया जाता है तो हाइड्रीला जल में पाया जाता है। अगला सवाल है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है। वह जीव जिसमें नर और मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी जीव कह सकते हैं। तो इसका उदाहरण बढ़िया कौन है तो जो हाइड्रा है वह उभयलिंगी जीव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है तो आप लोग पढ़े हैं, इसका सवाल का आंसर बताइए। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर से जरूर बताना है। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को दोस्तों कहते हैं निषेचन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इनमें से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पपीता है वह एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है। देखिए कितने बार आपसे परीक्षा में पूछा है। तो जो पुष्प होता है, जो फूल होता है उसका नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्विखंडन किस में होता है। द्विखंडन किस में होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मैनियम में भी होता है, यानी कि इसीलिए इसका सही उत्तर हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। अगला सवाल है इनमें से किस जीव में बहुविखंडन होता है। किस जीव में बहुविखंडन होता है तो जो मलेरिया परजीवी होते हैं उनमें बहुविखंडन होता है। अगला सवाल है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है तो जो पत्तियां होती है उसके कायिक प्रवर्धन होता है। अगला सवाल है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो मानव मादा में जो अंडाणु का निषेचन होता है आपके फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है, फैलोपियन नलिका के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तनों के द्वारा कायिक परिवर्धन किस में होता है तो तने के द्वारा जो कायिक परिवर्धन होता है वह अदरक में भी होता है, पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, इसीलिए हम लोग सही उत्तर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि खंडन द्वारा जनन होता है।
खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो जो सितारा मछली होती है उसमें खंडन के द्वारा जनन होता है। अगला सवाल है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। 2024 का सवाल है कि कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो जड़ के भी द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तना के भी द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है और पत्तियों के द्वारा भी होता है। इसलिए आपको सही उत्तर क्या मानना है? ऑप्शन नंबर डी मारना है। अगला सवाल है कि तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। तने पर पाई जाने वाली अपस्थानिक कलियों को किस में पाई जाती है? तो आलू में पाई जाती है। अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसके में होता है? मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। अगला सवाल है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, लेकिन अब यहाँ पर तो हाइड्रा दिया नहीं है। तो आप क्या मारिएगा? तो इसका ऑप्शन मारना है आपको ईस्ट में। हाइड्रा भी है, ईस्ट भी है, इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अगला सवाल है इनमें से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जो शुक्रवाहिका है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है कि पराग कोष में क्या होते हैं? तो पराग कोष में पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एड्स का रोग प्रमुख किसके कारण होता है? तो एड्स जो रोग होता है असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अंडाशय वाला भाग होता है फूल का, वही फल में बदल जाता है। अगला सवाल है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ये 2 बार परीक्षा में पूछा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बड़ा सवाल देकर डरिए न मत। ये बड़ा सवाल है तो क्या हुआ, आंसर तो याद रखना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो पराग नलिका का जो बीजांड की ओर वृद्धि करना होता है वह किसके कारण होता है? क्रेमोटोपिज्म के कारण होता है, जिसे हम लोग में हिंदी में रसायनोवर्तन कहते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? इनमें से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो जो हाइड्रा है वह पुनरुद्भवन का उदाहरण है। अगला सवाल है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? जो पुंकेसर है वो पुष्प का कौन सा जननांग है? तो वो नर जननांग है। अगला सवाल है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौन परिपक्वता की अवधि को दोस्तों हम लोग कहते हैं यौनारंभ, प्यूबर्टी कहते हैं। अगला सवाल है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन दोस्तों शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में जाइगोट भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। अगला सवाल दिया गया है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? तो आपके अधिवृषण में संचित होते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? ये भी आपसे 2 बार पूछा और ये भी कंपार्टमेंटल में पूछा है। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन हो जाएगा दोस्तों? पपीता हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो जो मानव जनन अंग है वह 18 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। अगला सवाल है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अगला सवाल है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि पाई जाती है उसका नाम क्या है? ये 2018 का सेकेंड शिफ्ट का सवाल है और 2018 के सेकेंड शिफ्ट का ऐसा सवाल है जो बहुत हार्ड पूछा गया था। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन के द्वारा पाई जाती है। अगला सवाल है दोस्त कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुंकेसर। पुंकेसर ही परागकण बनाता है। अगला सवाल है कि बीज विकसित होता है। तो जो बीज है वो विकसित होता है कैसे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजांड से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सुजाक है,
जो एड्स है यह लैंगिक जनन संचालित रोग है। ऑप्शन नंबर डी आपको मार्क किया जाना है, ये भी 2 बार पूछा है। अगला सवाल है कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन 2 प्रकार का होता है। अगला सवाल है कि मानव में जर नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, तो मानव के जो नर जनन ग्रंथि उसको वृषण कहते हैं। अगला सवाल है कि भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास दोस्तों गर्भाशय में होता है। अगला सवाल है कि पराग कोष में पाए जाते हैं, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। अगला सवाल है स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर के अग्रभाग को दोस्त पराग कोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो निषेचन की क्रिया पुष्पीय पादपों में और जंतुओं में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय है उसको फल कहते हैं, इसको याद रखिए, ये पीछे भी हम बता चुके हैं। पूर्ण विकसित जो अंडाशय है उसको फल कहते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो जो आपका जो मसा है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, जबकि गोनोरिया, सेल्फिश ये सब क्या है, जीवाणु जनित रोग है। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन एक लिंगी उभयलिंगी जंतु है, इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो जो केचुआ है वह उभयलिंगी जंतु है। अगला सवाल है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है, जिसे हम लोग हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं। अगला सवाल है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधे के जो जनन अंग है वह फूल में पाए जाते हैं, पुष्प में पाया जाता है। अगला सवाल है इनमें से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, इनमें से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो जो ईस्ट है इसमें द्विखंडन की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल है कि पराग कण किसके अंदर बनते हैं, तो जो पराग कण है वो किसके अंदर बनते हैं, तो पराग कण पराग कोष के अंतर्गत बनता है, अंदर बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, वही सवाल है, बस ऑप्शन इधर उधर कर दिया है, तो इसका सही उत्तर मार देंगे मसा, जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला सवाल है कि बीज विकसित होता है, बीज किससे विकसित होता है, तो जो बीज है आपके बीजांड से विकसित होता है। अगला सवाल है कि अलैंगिक जनन की विधि कौन है, अलैंगिक जनन की विधि कौन है, तो अलैंगिक जनन की विधि ये सब है, बीजाणु जनन, मिकुलन, विखंडन, सब के सब क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। अगला सवाल है कि घेघा रोग पनपता है, तो जब भी किसी को घेघा रोग होता है उसको आयोडीन की कमी हुआ है, इसीलिए उसको क्या हुआ है, घेघा रोग हुआ है। अगला सवाल है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्थे कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। अगला सवाल है, और यहाँ से टोटल दोस्तों कितना सवाल था, 65 सवाल था, हम लोगों ने 65 सवालों को देख लिया। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आप लोगों ने कितने सवालों का सही जवाब दिया इसका भी आपको उत्तर जरूर से जरूर बताना है। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।